मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ RL सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, M.Com फाइनल EAFM, पेपर नंबर 206, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, विकास का अर्थशास्त्र में प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आर्थिक विकास में साधन जुटाव, रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि आर्थिक विकास में साधनों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, इस विषय के बारे में आपको बताऊंगा। इस विषय पे मैं आपको प्रकाश डालूंगा। सर्वप्रथम इसके अर्थ और अभिप्राय का अध्ययन करते हैं। संसाधन जुटाने का संबंध योजना के लिए वित्त व्यवस्था करने से है। वित्त संसाधन जुटाने का उपकरण है। संसाधन जुटाव में वित्त के विभिन्न आंतरिक तथा बाहरी अर्थात देशीय और विदेशी साधनों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्तियां और मांगों में जब समायोजन नहीं पाए जाते तो वित्तीय साधनों द्वारा उसको संतुलन में लाने का प्रयत्न किया जाता है। यही कुसमायोजन एवं स्फीति तथा भुगतान शेष जैसी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। फिर योजनाओं के भौतिक लक्ष्य पूरे करने के लिए भी पर्याप्त वित्तीय साधनों की आवश्यकताएं होती हैं, जो विभिन्न साधनों के जुटाव से ही पूरी की जा सकती हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में उपभोग कम करके तथा वस्तुओं को बढ़ाकर ही निवेश को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिस पर आर्थिक विकास निर्भर करता है। साधन जुटाव के मुख्यतः दो संसाधन होते हैं। तो ये कह दीजिए कि आर्थिक विकास में साधनों के जुटाव की ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि किस प्रकार से आर्थिक विकास में साधनों को जोड़ा जाता है और जोड़कर उनको आगे आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो मुख्य रूप से आर्थिक विकास में साधन जुटाव में दो साधन हैं। सबसे पहला है आंतरिक साधन एवं दूसरा है बाहरी साधन। तो सबसे पहला है आंतरिक संसाधन। आंतरिक संसाधन में सबसे पहला है बचतें, सेविंग्स। आंतरिक संसाधनों के जुटाव में बचतें एक महत्वपूर्ण साधन होती हैं। एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में बचत करने योग्य केवल 3 वर्ग होते हैं। पहला है भूमिपति, दूसरा व्यापारी तथा तीसरा मध्यम आय वर्ग। लेकिन ये तीनों वर्ग अधिकतम विशिष्ट उपभोग, रीति रिवाजों, भवन निर्माण आदि पर अपनी वस्तुओं को व्यक्त कर देते हैं। वस्तुओं का संग्रह करने के लिए सरकार को अनेक प्रकार के संगठित प्रयत्न करने चाहिए, जिससे बचत बढ़े। बचत प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए प्रचार तथा सामाजिक शिक्षा के अतिरिक्त ऊंची ब्याज दर वाले सरकारी बॉन्ड, बचत सर्टिफिकेट, बोनस, उपहार स्कीमों, लॉटरी, पुरस्कार आदि विधियां अपनाई जा सकती हैं। जनसाधारण की छोटी वस्तुओं को प्रोत्साहित करने के लिए जीवन बीमा, अनिवार्य भविष्य निधि, यूनिट ट्रस्ट, देहातों में बचत बैंक, चलते फिरते बैंक खोलने चाहिए तथा वस्तुओं को सहकारी समितियों के माध्यम से बढ़ावा देना चाहिए। ग्राम वस्तु जुटाने के लिए ग्राम ऋण पत्र देहाती क्षेत्रों की विशिष्ट विकास परियोजनाओं के साथ जोड़े जाने चाहिए। अर्थात ग्राम ऋण पत्रों से ऋण प्राप्त राशि को केवल ग्रामीण विकास परियोजनाओं पर ही खर्च करना चाहिए। इससे ग्रामीण अपनी वस्तुओं को ऐसे ऋण पत्रों में
लगाएंगे। तो आंतरिक संसाधनों में सबसे पहला बचतें, कि भी वस्तु को किस प्रकार से संभावित किया जा सकता है, बचत किस प्रकार से वृद्धि हो सकती है। तो जीवन बीमा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक, इनके बारे में, सभी के बारे में मैंने आपको इसमें प्रकाश डाला। दूसरा है आंतरिक साधन कर। साधन जुटाव में कर एक अत्यंत प्रभावशाली साधन है। कर उपभोग पर नियंत्रण करने, स्फीति को रोकने, बचत तथा निवेश को प्रोत्साहित करने, साधनों का सरकार को स्थानांतरण करने, निवेश के ढांचे को बदलने, आर्थिक असमानताओं को कम करने और आर्थिक अतिरेक को बढ़ाने तथा एकत्रित करने में सहायक होते हैं। आर्थिक अतिरेक दो प्रकार के होते हैं, पहला कृषि अतिरेक, दूसरा औद्योगिक अतिरेक। कराधान द्वारा साधन जुटाव में इन अतिरेकों को एकत्रित किया जाता है। अतः आर्थिक अतिरेक में कृषि अतिरेक और औद्योगिक अतिरेक को शामिल करते हुए कराधान द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा धन जुटाव का प्रयास किया जाता है। उसके नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, सार्वजनिक उधार। जनता से उधार लेना भी विकास के लिए साधन जुटाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये स्रोत कराधान से अच्छा है। कराधान का अर्थ है बलकृत बचत, जबकि उधार ऐच्छिक है। करदाता कर देकर कभी प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि उसे कर के रूप में दी गई मुद्रा वापस मिलने की आशा नहीं होती। दूसरी ओर उधारदाता अपनी मर्जी से सरकार को अपनी मुद्रा उधार देता है, ताकि निश्चित अवधि के बाद उसे ब्याज सहित प्राप्त कर सके। उसके नेक्स्ट चौथा पॉइंट है सार्वजनिक उद्यमों से लाभ। केंद्रीय एवं राज्य सरकारें सार्वजनिक उद्यम, लोक उद्यम या उद्योग स्थापित करके उनके द्वारा लाभ अर्जित करती हैं, जो आर्थिक विकास में साधन जुटाने का साधन है। भारत, ब्राजील, कोलंबिया, फिलीपींस, कई विकासशील देशों में निजी उद्यमों की तरह सार्वजनिक उद्यम लाभ कीमत नीति पर चलाए जाते हैं। इस नीति के अनुसार ये पर्याप्त लाभ कमाते हैं। तो सार्वजनिक उद्यमों से प्राप्त होने वाला लाभ है वो भी आंतरिक साधनों के अंतर्गत आता है। और विश्व के अनेक देशों का उदाहरण देते हुए हमने बताया कि किस प्रकार से सार्वजनिक उद्यमों से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। पांचवा है घाटे की वित्त प्रबंधन। भारतीय योजना आयोग के अनुसार घाटे के वित्त प्रबंधन का प्रयोग बजट घाटों के माध्यम से कुल राष्ट्रीय आय में होने वाली प्रत्यक्ष वृद्धि को प्रकट करने के लिए किया जाता है, चाहे वे घाटे राजस्व खाते में हो या चाहे पूंजी खाते में हो। इस प्रकार की नीति का सार यह है कि सरकार राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा अधिक व्यय करती है। इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार या तो अपने संचित कोषों को काम में लाती है, या देश के केंद्रीय बैंक से उधार लेती है, या नए करेंसी नोट जारी करती है। तो नेक्स्ट लास्ट था घाटे का वित्त प्रबंधन, की घाटे की वित्त प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था के द्वारा भी आंतरिक साधनों के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। अब है बाहरी साधन। बाहरी साधनों पहला आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन से देश के अंदर उन सभी वस्तुओं के उद्योगों को लगाना जिनके देश दूसरे देशों से आयात करता है। इस प्रकार औद्योगिकरण के कारण घरेलू बचत एवं निवेश की दर को बढ़ाना होता है। दूसरा है निर्यात प्रोत्साहन। आर्थिक विकास के लिए घरेलू साधनों के साथ साथ बाहरी साधनों की भी आवश्यकता होती है। वित्तीय साधन मुख्यतः विदेशी व्यापार और विदेशी पूंजी द्वारा प्राप्त होते हैं। और लास्ट बाहरी साधन है विदेशी पूंजी। विदेशी पूंजी किसी देश में निजी निवेश और सार्वजनिक निवेश, ऋण
एवं अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। ये मदें विदेशी सहायता के अनुरूप बजट प्राप्तियां बजट समझी जाती हैं। अतः ये राजस्व का एक मुख्य स्रोत होती हैं जिसे शुद्ध रूप में लिया जाता है। अतः आर्थिक विकास में साधन जुटाव में दो मुख्य साधन होते हैं, आंतरिक एवं बाहरी, जिनका पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। धन्यवाद।